हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। मान लीजिए एक मिनट के लिए हमने अपने बिजनेस का बैंक में एक अकाउंट खुलवा रखा है और हम अगर ये कहते हैं कि बैंक में हमारा जो बैलेंस है वो 10 लाख रुपीज है, तो सर जाहिर है बैंक वालों को भी ये कहना चाहिए कि हाँ सर आपका बैलेंस 10 लाख रुपीज है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल कि बिजनेस तो कह रहा है जी मेरे बैंक में 10 लाख रुपीज है, लेकिन बैंक वाले कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उस बात को और उनके अकॉर्डिंग बैलेंस 10 लाख नहीं है, कुछ कम या ज्यादा कुछ भी है लेकिन 10 लाख नहीं है, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक है। क्या इज इट पॉसिबल? तो एक बार सुनने में लगता है सर नॉट पॉसिबल, एक बार सुनने में ऐसा लगता है कि नॉट पॉसिबल, बट माय फ्रेंड इट्स पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है कि दोनों अपनी जगह ठीक हो, या बिजनेस अपनी जगह ठीक है, बिजनेस बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, और वहां बैंक वाले जो हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों बैलेंस अलग दिखा रहे हैं। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग उसका बैंक बैलेंस कुछ और है, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन का जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और है, और लेकिन दोनों अपनी जगह पे ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, इस डिफरेंसेस को लुक आउट करना, तो इस डिफरेंसेस को लुक आउट करके स्टेटमेंट पे लिखना, दैट्स नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, जो ये डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं उन डिफरेंसेस को देखकर हम एक ब्रिज बनाते हैं। अब ब्रिज बनाने का मोटिव सर समझिए क्या है। मैंने कहा सर ये बिजनेसमैन हो गया, और सर ये बैंक हो गया, ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अब बिजनेसमैन अपने पास बैंक का हिसाब किताब तो ये भी रखेगा मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, ऐसा तो नहीं ना बैंक वालों ने जितना कह दिया उतना ठीक है जी। तो इसको भी अपने पास हिसाब किताब रखना है कि भाई कोई गलती हो जाए तो पकड़ में आ जाए। तो बैंक का हिसाब किताब जो बिजनेसमैन रखेगा, कैश अकाउंट या कैश बुक, ठीक कह रहा हूं जी? तो यानी कि कैश बुक मेंटेन करेगा तो उसके अंदर कैश और बैंक दोनों आ जाएंगे, या बैंक अकाउंट, दोनों में से जो भी सिचुएशन फॉलो कर रहा होगा। और ये जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे होंगे, ये मेंटेन कर रहे होंगे सर पासबुक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो कैश बुक में जब बात कर रहे हैं सर, वो बात कर रहे हैं बैंक कॉलम की, ठीक है जी। तो बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग बैंक में हम कह रहे हैं हमारा इतना बैलेंस है, और पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक वाले कह रहे हैं हमारा बैलेंस इतना है। अब उसमें डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो उस डिफरेंसेस को लुक आउट करके हमें करना क्या है, जो यहाँ पे हमारा कैश बुक का बैलेंस है तो उससे पासबुक का बैलेंस निकालना है, या पासबुक से चलकर उन डिफरेंसेस को मीट आउट करके हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। दैट्स नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा, इस बात से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब ये बात समझ के अंदर आगे चलते हैं सर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ द बैंक बैलेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी एज टू इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बैंक रिकंसिलिएशन एक प्रोसीजर है जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं कि जो बैलेंस हमारे को दे रखा बैंक बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग और पासबुक के अकॉर्डिंग उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव नीड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन आता है भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई टू डिटेक्ट द एरर्स एंड ओमिशन। अब आप समझिए सर, अब मान लीजिए एक मिनट के लिए मेरे पास सर आपसे चेक आया मेरे पास जो मैंने बैंक में जमा कराया, चेक को ज्यादा अमाउंट का नहीं था सर, चेक जो था वो ज्यादा अमाउंट का नहीं था, जस्ट 1 CR, 1 करोड़ का, ठीक है। अब सोचिए सर आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास आया और मैंने बैंक में जमा कर दिया। अब वो होता क्या, ड्रॉप बॉक्स, अब ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया मान लीजिए 1 मिनट। अब पता चला बाई चांस किसी का खुरापाती दिमाग, और पता चला जी किसी ने उसमें च्युइंगम भी डाल दिया, कुछ डाल दिया, और पता चला जी वो उसके नीचे बॉटम में चली गई जी, और जो हमने चेक डाला पता चला वो सब चिपक गया, बाकी चेक और डल गए उसके ऊपर। अब जिसने खाली करना था वो सारे चेक ले गया, मैं हमारा चेक सर 1 करोड़ का उसी में रह गया बाइक में। अब पता 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन निकल गए सर।
आप मेरी बात समझ रहे हो, हमारा चेक क्लियर ही नहीं हो रहा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बिजनेसमैन अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख रहा हो तो सर वो तो 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 3 महीने बाद वो सेल हो जाएगा। तो चलो तो मजाक में मैंने बोला 1 CR का चेक है, तो 1 CR का चेक तो कौन भूलेगा। लेकिन सर अगर 1 CR की जगह मान लो ये 1000 रुपए का चेक हो, 500 का चेक हो, 10,000 का चेक हो, तो सर बिजनेस में तो 1-1 रुपए की वैल्यू है। आप किसी भी अमाउंट को कैसे छोड़ सकते हो? आपको बताओ, मेरी बात समझ आई नहीं है? तो सर इसलिए देखना पड़ेगा ना सर कि भाई, इसलिए बनाना जरूरी है कि डिटेक्ट एरर एंड ओमिशन, कि भाई कोई गलती रहेगी, कोई ओमिशन रहेगी तो भैया उसको देख ले हम। ठीक, अगला सर, असिस्ट इन मेकिंग रिवाइज कैश बुक। अगर मान लीजिए पासबुक आपके पास आती है और आपने क्या बना रखी है, कैश बुक। अब आप देख रहे हो सर डिफरेंस आ रहा है, ये पासबुक का बैलेंस कुछ हो रहा है और आपके अकॉर्डिंग बैलेंस कुछ हो रहा है। आपने कहा लेट्स सी देखूं क्या क्या डिफरेंस है। तो अब देखा आपने कि पासबुक ने कुछ चार्जेस लगा रखे हैं जो आपने नहीं लगा रखे, तो ओहो यार चार्जेस लगा रखे हमने लगा रखे, तो आप लगा दोगे अपनी कैश बुक में। तो आपने कैश बुक को रिवाइज कर दिया। आपको पता चला किसी कस्टमर ने पैसे बैंक में जमा करा दिए सीधे। अच्छा उसने पैसे जमा प्रोमिस किया था, अच्छा जमा कर दी भाई, आ गया बैलेंस में। अच्छा मैंने नहीं रिकॉर्ड करके, अब रिकॉर्ड कर ले भाई। तो अगर हमें पासबुक के स्टेटमेंट से कोई ट्रांजेक्शन देखने को मिल रही है जो हमने नहीं करी हुई अपनी कैश बुक में, तो किसने हाथ रोका है, कर लो उसे। तो उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज कैश बुक। क्या बोलते हैं उसको, रिवाइज या अमेंडेड कैश बुक, यानी आपने अपने कैश बुक में रिवाइज कर लिया, चेंजेस कर लिया। गुड, चलिए जी अगला जी, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। अभी एक स्टूडेंट ने, मैंने जो क्लास स्टार्ट करी भी नहीं थी तब मुझे स्टूडेंट ने बोला सर बीआरएस की जरूरत क्या है, अब तो सारा जो हो रहा है ठीक है जी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है सर। मैं कब मना करूं इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपके पास पासबुक आ रही है तो आप उससे तो देख सकते हो ना कि भाई उसमें और जो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है उसमें क्या डिफरेंस है, तो एक ही बात है। चलिए आगे, इट रिड्यूस द चांस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकंसिलिएशन बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो किसी का कैश में एम्बेजलमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे पता है वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक, अगर इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ चेक कलेक्शन। अब आप ध्यान करिए, सब कुछ आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो अब होगा क्या कि भैया चेक आ गया सामने वाले से, अरे भैया तुरंत चेक पहले कलेक्ट करो, स्पीड से कलेक्ट करो, उसके बाद स्पीड से बैंक में जमा करो और फिर देखो सर कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। आ रही मेरे समझ में? तो यानी आपकी वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड। वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पीड। तो इससे जब हम किसी भी चीज के लिए ध्यान से काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो चेक कलेक्शन की स्पीड हमारी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्विक नोटिस और डिसऑनर ऑफ ए बिल। सर एक बात बताइए सर, अब किसी के पास से चेक आया पर पता चला सर वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो अगर आप जल्दी जल्दी रफ्तार से पासबुक की स्टेटमेंट मंगा रहे हैं तो पासबुक से नजर आएगा ना, और भाई सामने वाले का चेक हमने जमा करवाया था बाउंस हो गया। इज दैट क्लियर? तो यानी डिसऑनर बिल का कुछ हमें पता चलेगा। टाइमली इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ये लगा लीजिए सेकंड लास्ट चैप्टर है 11th में, ठीक है जी। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी है तो उसमें बैलेंस शीट में आपको बैंक बैलेंस भी लिखना होगा। और बैंक बैलेंस कैसे निकलेगा सर, जब आप कैश बुक पासबुक सबको देख लोगे तब आपके पास वो निकल कर आएगा। अब मेन मुद्दा सर कि जब हमने कहा कि भाई एक बार सुनने में तो यही लगता है कि बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग जो कैश बैलेंस है बैंक में, ठीक है जी, और पासबुक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। तो सर ये हो कैसे रहा है कि दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह ठीक है, बिजनेसमैन अपनी जगह ठीक है, बैंक वाले अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार तो कहीं ना कहीं सुनने में ये बात लगती है अजीब सी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, चलिए रीजन सुनते हैं ध्यान से। ड्यू टू टाइम गैप। किस वजह से होता है, टाइम गैप की वजह से। आप मेरी बात समझिए सर, मैंने पूछा कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपसे मेरे को चेक रिसीव हो रहा है और मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो आप देखिए सर हम एंट्री क्या करते थे, हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू जो पार्टी का नाम है, या अगर पहले दिन चेक मिला है तो चेक इन हैंड टू पार्टी का नाम, और जब जमा करते थे बैंक टू चेक इन हैंड, यही करते थे। मींस जैसे ही हमने बैंक में चेक जमा कराया हम बैंक को तभी डेबिट कर देते थे। एम आई राइट? मेरा क्वेश्चन आपसे, हमें क्या लगता है कि जैसे हम चेक को बैंक में जमा करेंगे तो क्या एक्चुअल हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर। क्यों? उसको क्लियर होने में टाइम लगता है सर, उसको क्लियरेंस होने में टाइम लगता है। अब वो आप जरा सुनिए ध्यान से कि ऐसा क्लियरेंस होने में टाइम क्यों लगता है। चलिए सर, मैंने कहा इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक हो गया सर।
एक बैंक हो गया सर, मान लीजिए मैंने कहा पीएनबी, एक हो गया सर हमारा स्टेट बैंक एसबीआई, राइट, इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा ये कोई दूसरा व्यक्ति है बी, और ये हो गया सर यहाँ पे ए, इसका अकाउंट पीएनबी में है, इसका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक हो गया सर? इसने यहाँ पर इसको क्या दिया, चेक दिया सर, और ये चेक इसने क्या करा, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब सर डिपॉजिट करते ही इसने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, बैंक बैलेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं ऐसे रियल में, होगा क्या, ये क्लियरेंस होगी थ्रू आरबीआई के, आरबीआई के पास सारे अकाउंट है, ठीक हो गया? अब आरबीआई के पास, इसके पास चेक आया है एसबीआई का, पीएनबी इसको अप्रोच करेगा और एसबीआई इसको अप्रोच करेगा, दोनों ही सभी जो अप्रोच करते हैं वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं, आरबीआई को इंडिया में। आरबीआई कहेगा हाँ भाई इसने चेक काट के दिया, इसके बैंक में पैसे हैं, एक फेक फिगर, हमने कहा, उसने कहा जी इसका जो बैलेंस है सर 2 लाख का, और ये जो चेक दिया है सर 10,000 का चेक दिया, इसका पहले जो बैलेंस है सर, इसका जो बैलेंस है मान लीजिए 80,000, 10,000 का चेक जमा करा दिया, आरबीआई कहेगा हाँ भाई इसका 2 लाख बैलेंस है, तो आरबीआई कहेगा ठीक है जी 10,000 कम हो गया, बचा 190, समझना मेरी बात को? क्लियरेंस कौन करता है, आरबीआई। ये कहेगा 10 उसके काट दिए, 10 तेरे में ऐड कर दिए, तेरा बैलेंस कितना हो गया, 90,000। तो क्वेश्चन ये आता है सर, हमने मान लिया सर तेजी का जमाना है, लेकिन सर इसको भी तो टाइम लगेगा ना ये सब कुछ चेक करने में, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं जिसके चेक है, लाखों करोड़ों चेक है सर, इतने लाखों करोड़ों चेक को क्लियर करने में टाइम लगना है सर, बताइए बात समझ आ रही है, इज दैट क्लियर? तो उस क्लियरेंस होने, जब ये क्लियर यहां से इसको आरबीआई क्लियर कर देगा, इसका बैंक बैलेंस एक्चुअल में तब बढ़ेगा, अब उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, व्हाटएवर जो भी लगे, इज दैट क्लियर? अब और बात सुनिए, आप कई बार ये नोटिस करते होंगे कि आपको किसी ने चेक दिया और आपका बैंक कौन सा, पीएनबी मान लीजिए, और किसी ने आपको चेक दिया और पता चला वो भी पीएनबी का है, वो तो सेम हो गया, तो उसमें आरबीआई का रोल ही नहीं है सर, उसमें आरबीआई का रोल ही नहीं है, वो आप नोटिस करिए जैसे ही आप चेक देते हो और अगर बैंक वाले कमबख्त नहीं है, सॉरी, ठीक है जी, तो वो सेम टाइम पे आपका बैंक बैलेंस तभी बढ़ा देंगे। कई बार तो वहां पे भी उनके पास वर्कलोड ज्यादा होता है, कहते अच्छा भाई सब दे दिया, चलो जाओ सर जाओ, जो हमारा बैंक, जो हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, बिजनेस की पब्लिक डीलिंग खत्म हो जाएगी 4-5 बजे, उसके बाद बैलेंस बढ़ाएंगे जी आपका, बात आ रही है सुनने? तो जो भी सारी डीलिंग होती है वो सारी किसके थ्रू होती है, आरबीआई की, अगर इंटर बैंक की कहानी है तो। आगे बात सुनने सर, क्लियर हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि उसी टाइम आपका बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो आप जरा ध्यान दीजिए सर, मान लेते हैं सर एक समझाने के लिए कि ये क्लियर होने में सर 3 डेज, 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं सर। अब इस बिजनेस ने तो बैंक बढ़ाते ही 10,000 का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, तो क्या पासबुक वालों ने बढ़ाया क्या, डिफरेंस आ गया? तो डिफरेंस किसकी वजह से है, टाइम गैप, क्या बोलते हैं इसे, टाइम गैप। तो सर ये डिफरेंस अराइज हुआ ड्यू टू टाइम गैप, और दोनों, ये नहीं कह सकते हम कि कोई गलत है इसमें, दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह ठीक है, यहाँ पे बिजनेसमैन अपनी जगह ठीक है और बैंक वाले अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर कोई गलत हो तो उसको कहा जाएगा ना भाई तू गलत मत रहे, तू ठीक हो जा, तो गलत तो कोई भी नहीं अपनी जगह, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगला सर, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब सर देखिए सर, बिजी पर्सनैलिटी तो बड़ी दुनिया है, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, अब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो आप चेक इशूड की कहानी जरा सुनिए सर। अभी सर हम ये एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है जी, अब यहाँ पे पता चला जी इस व्यक्ति ने किसी और को चेक इशू करा, बिजनेसमैन ने यहाँ पे किसी और को चेक इशू करा सर, ठीक है जी, यहाँ पे इसने चेक इशू कर दिया, चेक इशू करते ही तो बैंक बैलेंस कम कर देगा, बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन जिसको चेक इशू करा सर उसने अपने बैंक में जमा नहीं करवाए, अब जिसको चेक इशू करा इसका भी तो कोई अकाउंट होगा, ठीक? मान लीजिए अब इसका जो बैंक है, इसका जो बैंक है मान लीजिए वो एचडीएफसी है, मान लीजिए इसने चेक ले लिया इससे, अब बैठा हुआ नहीं है मेरे पास टाइम अभी, अब वो बैंक में नहीं जा रहा, अब जो वो अपने बैंक में ही जमा नहीं कर रहा तो कैसे आरबीआई की बारी नहीं आ रही, क्योंकि अगर आरबीआई की बारी आएगी तो तभी तो कहानी होगी ना कि अगर ये जमा कराएगा तो आरबीआई एचडीएफसी से प्लस कर देगा और पीएनबी को यहां कम कर देगा, मैं ठीक कह रहा हूं? तो इसने चेक तो इशू कर दिया दूसरे बंदे को, लेकिन उसने जमा नहीं कराया, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी प्रेजेंट नहीं करा सर उसने एचडीएफसी को, बताइए बात सुन रही है? तो रिजल्ट क्या होगा, आपने इसने बैंक बैलेंस कम कर दिया, लेकिन भाई इनको सपने आ रहे हैं कि इसके बैंक वालों को नहीं, तो उसका अकॉर्डिंग पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस अभी भी क्या है, ज्यादा है, इज दैट क्लियर, समझ आ रही बात?
अब सर दूसरी कहानी, अब इसमें तो किसी कोई गलती नहीं थी सर, कोई एरर कोई ओमिशन हो सकती है, अब वो एरर वाइज देखिए सर। मैंने कहा सर कोई गलती से एरर पता चला जी पासबुक के अंदर हो गई सर, बैंक साइड में रॉन्ग कास्टिंग टोटलिंग मिस्टेक हो गई गलती से, ये आजकल नहीं होती सर, आजकल सब कंप्यूटराइज हो रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर टोटलिंग में गलती हो रही है ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन सर कोई टाइम ऐसा था कि जब सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, टोटलिंग वोटलिंग सब मैनुअली हुआ करती थी। अब तो मैंने फेंक दी होंगी सारी पासबुक, तो पहले अभी तो भी कुछ साल तक पहले भी मैंने रखी हुई थी कि मान लीजिए पीएनबी मेरे अकाउंट था, ठीक है जी, तो वहां जो पैसे जमा कराते थे तो मैनुअली सब प्लस करके लिखते थे, तो मैनुअल टोटलिंग उससे कोई गलती हो गई तो हो गई, ये कहानी हुआ करती जब, तो सब कुछ कंप्यूटराइज है। तो यानी रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग अमाउंट इन कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट डाल दिया। अब मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे जो जमा कराए पैसे वो कराए सर 26,950, ये जमा कराए, गलती से उसने क्या कर दिया 29,650 कर दिया सर, ये गलती तो हो सकती है अभी भी, टाइपिंग तो कर रहे हैं, जमा करने वाला टाइप तो करके डाला अमाउंट कितना डाला, अब अमाउंट जमा करा था सर 26,950 और उसने गलती से डाल दिया 29,650 और उल्टा कर दिया 22 तो यानी कि कस्टमर के अकाउंट में अगर रॉन्ग अमाउंट डाल दिया तो सर वेरिएशन आ जाएगा कि जो कस्टमर है वो अपने पास एंट्री कर रहा होगा 26,950 से और पासबुक होल्डर ने कितने से कर दी 29,650 से, जिसकी वजह से वेरिएशन अराइज हो गया। अब इसी तरह से रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, अब पता चले कस्टमर का अकाउंट डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया सर, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, कि कस्टमर का अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया या गलती से क्रेडिट कर दिया, मान लीजिए कानून का क्रेडिट रहीम के अकाउंट में और पता चला क्रेडिट कर दिया रोहित को, तो गलती से किसी और को कस्टमर को डेबिट क्रेडिट कर दिया। इसी वजह से आप नोटिस करिए आजकल बैंक वाले आपसे काफी सारी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं कि चेक जमा करा रहे हो जी, पीछे अपना फोन नंबर वगैरह सारी कथा कहानी लिखे कि कोई गलती हो जाए तो पकड़ में आना, फोन करके पूछना आसान हो जाए, ये सारी चीज। अब सर एरर जो है ये तो सब बिजनेसमैन के पास से भी हो सकती है, एनी एरर कमिटेड इन द कैश बुक, सर रॉन्ग कास्टिंग, अब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं सर, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब हम अब कास्टिंग कर रहे हैं टोटलिंग कर रहे हैं तो आज इंडिया हम इतना डेवलप नहीं है कि सभी की सब कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो अभी तो मैनुअली अभी हम लेजर सीखे हैं ना, पता चला कि हमने टोटलिंग गलत कर दी। चेक डिपॉजिट बट ओमिटेड रिकॉर्डिंग द कैश बुक, ये पता चला जी 1 मिनट के लिए कि पता चला जी आपसे चेक आया मेरे पास, चेक आया तुरंत स्कूटी में करा गया बैंक में जाके जमा करा दिया, अब पता चला चेक बाहर की बाहर मिला था जाके जमा करा दिया, अब पता चला अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो जब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा तो इसका मतलब मैंने कैश बुक नहीं बढ़ाई, लेकिन भाई बैंक में तो जमा करा चुका हूं, तो बैंक वाले तो पासबुक बढ़ाएंगे ना, वो इस बात की वेट थोड़ी ना करेंगे कि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा, इस तरह की कोई कहानी हो गई सर। अगला सर चेक इशूड बट अगेन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक, किसी को पेमेंट देनी थी, सामने वाला पेमेंट लेने के लिए आया, पता चला कि हमने उसको चेक काट के दे दिया, ले भाई फटाफट से चेक काट दिया, अपने पास रिकॉर्ड करना भूल गए, अब उसको चेक काट के दे दिया वो तो अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा, हमारी पासबुक कम हो जाएगी लेकिन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक बैलेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस राइज हो गया। सर्टेन ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ओनली इन कैश बुक, ये पता चला जी कुछ ट्रांजेक्शन कैश बुक पे हमने रिकॉर्ड करी, जैसे चेक रिसीव बट ओमिटेड टू डिपॉजिट, अब ये क्या हुआ सर, हमारे पास कोई चेक आया रिसीव्ड हो गया और उसको हम क्या कर गए जमा कराना भूल गए, अब कैश बुक को तुमने एंट्री कर दी कि भाई हाँ जमा कराने जा रहे हैं, और जमा कराने जा रहे हैं बीच में कोई मिल गया और भाई क्या हाल है और बढ़िया, आ यार चल एक कप चाय पीने चलते हैं, चल यार आज बड़े बड़े टाइम बाद मिले चल समोसा खा जाते हैं, तब पता चला जी वो चलेगा, पता चला जमा कराना भूल गए, अब पता चला जी बिजनेस के अंदर तुम उसकी एंट्री करके आ रहे हैं, कैश बुक को बढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन भैया पासबुक तो तब बढ़ेगी ना जब बैंक में जाओगे और जमा कराओगे, वो वेरिएशन आ गया सर। चेक डिपॉजिट टू बैंक बट ओमिटेड रिकॉर्डिंग द कैश बुक, ये सर फिर वही कहानी हो गई सर, ठीक है जी, तो चेक जमा करा दिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, ये बहुत कस्टम है सर, कि पता चला जी कुछ ट्रांजेक्शन केवल पासबुक में रिकॉर्ड हो रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा, जैसे एनी चार्जेस इंपोज बाय बैंक, सर आज मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, आपने कई बार सुनते भी होगे, सॉरी टू से कई बार हमारी बातों से पकते भी होगे, किस तरह से पेरेंट्स से सुनने को मिलता होगा, किसी बड़े बुजुर्ग से सुनने को मिलता होगा कि तुम जब गाड़ी में जा रहे हो तुम्हें प्रॉपर इतनी सीट चाहिए, ये चाहिए, खुला उल्ला चाहिए, हम तो जब पहले जाया करते तो एक एक गाड़ी में 10-10 भर के जाते थे, आ रही बात सुनने, तो और आज तुम्हें पूरी सीट चाहिए, मतलब ऐसे कुछ कंप्रोमाइज अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं, इज दैट क्लियर।
अब यहाँ पे क्या है सर, आज के मॉडर्नाइजेशन हम क्या बैंक वाले से क्या करें कि भाई हमें फैसिलिटीज दे दे, चार्जेस लेने ले ले। जैसे ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, आप चले जाओ 8-10 साल पुराने, तो बैंक की जो टाइमिंग्स होती थी, आपको कैश चाहिए होता था तो सर उसी टाइमिंग्स पे कैश मिलता था। नाउ चेंज, अब एटीएम, ऑटो टेलर मशीन बहुत सारी हैं, आप जाइए सर ऑटो टेलर मशीन पर जाइए, कैश निकालिए, कहानी खत्म। अब उसके लिए जो उन्होंने आपको एटीएम इतने सारे लगा दिए, उसके लिए वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं, आपके रेट से ओके, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन। इज दैट क्लियर? दूसरा, आज आप कह रहे हो जी इंटरनेट बैंकिंग, तो कह रहे हैं जी कोई बात नहीं जी, क्रेडिट कार्ड, सब फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, उन सारी फैसिलिटीज के लिए वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं सर। तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, उन सारी फैसिलिटीज के वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर खुश है। अब आप ये बताइए सर, अगर बैंक वाले इन सभी चीजों के चार्जेस अगर आपसे ले रहा है, तो क्या बैंक वाला ये कहेगा फोन घुमा के कि सर जी आपको क्रेडिट कार्ड दे रखा है, डेबिट कार्ड दे रखा है, ये दे रखा है सर, 750 उसके चार्ज हो गए, 250 उसके चार्ज हो गए, 630 उसके चार्ज हो गए, तो प्लीज हम आपकी वेट करें सर, आके प्लीज जमा करा दीजिए, कैसा होगा? नॉट एट ऑल। बैंक वाले क्या करेंगे, जो हमारा बैंक बैलेंस है उसमें से रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ सर? रिजल्ट ये हुआ कि इस वाली सिचुएशन में जो हमारी पासबुक है सर, जो उन्होंने मेंटेन कर रखी है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो हमने मेंटेन कर रखी है सर, वो हमारी तो कैश बुक उतनी रहने वाली है, ना हम उसमें कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पासबुक कम हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंस है हुआ। तो यानी कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कोई कमीशन चार्ज कर रहे हैं, कोई सर्विस चार्ज कर रहे हैं, कोई एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस कर रहे हैं, सब में ये कहानी होगी सर। ठीक हो गया जी? तो यानी कि कोई भी सर्विस चार्ज अगर कुछ कर रहा है बैंक, तो वो हमें फोन करके नहीं बताएगा, और जिसकी वजह से ये डिफरेंस दोनों में आ जाएगा। अब उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। सर अब बैंक में हमारे कई तरह के अकाउंट होते हैं, नॉलेज के सुन लिया, सुनना अकाउंट्स समझाने के लिए मुझे इतनी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो बैंक में जो हमारे अकाउंट है, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए, उसमें से एक है सर करंट अकाउंट, एक है हमारा सेविंग अकाउंट, ठीक है जी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और काफी सारे हमारे यहाँ पे अकाउंट्स हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। तो मेन जो है करंट, सेविंग, फिक्स, रिकरिंग भी आजकल बड़ा फेमस है, तो ये मान लीजिए अकाउंट्स है मेन आपके, वैसे और भी होते हैं। चलिए जी, अब क्या होता है सर, बैंक में अगर हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, बैंक क्या कर रहा होता है, इंटरेस्ट दे रहा होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिटेशंस होती हैं, कि ऐसा नहीं आप जितनी मर्जी उठा के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो कुछ बैरियर्स होते हैं। एक हो गया करंट अकाउंट, जो जनरली बड़े स्केल पे जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो खुलवाते हैं करंट अकाउंट को, यहाँ पे न्यूमरस ट्रांजेक्शन, जितना आपका मन करे उतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करिए सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली यहाँ पे करंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट ना देके सर्विस चार्ज वगैरह, इंटरेस्ट चार्ज वगैरह कर रहा होता है। फिक्स डिपॉजिट, एफडी, कि आपने एक फिक्स अमाउंट बैंक के पास जमा करा दिया, और आपने कहा जी हमने 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जमा करा दिया, तो उस पर बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे देता है जी। रिकरिंग डिपॉजिट, आपने कह दिया जी हर महीने इस तारीख को हम 10,000 रुपए जमा करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट, ये मेन होता है, इस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक, अब चाहे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे चाहे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो फोन करके तो बताएगा नहीं, तो इंटरेस्ट चार्ज की बात ऊपर चली गई। अगर सेविंग और बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो आपको ये आके नहीं कहेगा जी सर जी बैंक में आपने पैसे जमा करा रखे हैं सर, 2650 आपका इंटरेस्ट हो गया सर, प्लीज आके कलेक्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो हमारे बैंक बैलेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जब बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, तो इसमें सिचुएशन क्या होगी सर, ये पासबुक बढ़ गई, हमें नहीं पता कैश बुक उतनी है। अब दूसरी बात सुनिए, पहले क्या होता था कि हर बैंक में हमारा जैसे अकाउंट होता था बैंक में, तो हमारे नंबर बैंक अकाउंट के छोटे छोटे नंबर होते थे, ठीक है जी। अब इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है सर, सुनिए बड़े ध्यान से, क्या अच्छा काम किया है सर। अब जो बैंक है वो हो गए सीबीएस, सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन। अब मैंने कहा सर पीएनबी, अब पीएनबी में जो आपका अकाउंट है सर, पीएनबी में जो आपका अकाउंट है सर, मान लीजिए 1398000 आगे नंबर मान लीजिए जो भी आपका नंबर है, तो आप यकीन मानिए सर ये अकाउंट नंबर ऑल ओवर इंडिया किसी और का नहीं होगा, यूनिक नंबर है सर ये, ऑल ओवर इंडिया ये बैंक अकाउंट नंबर किसी का नहीं होगा। बताइए बात सुन आ रही है? ऐसे मान लीजिए एसबीआई में आपका बैलेंस है,
कैनरा बैंक में, एचडीएफसी में, जिस भी बैंक में अब आपका अकाउंट नंबर है वो यूनिक होगा सर। बात समझ आ रही है? चलिए, अब मान लीजिए पीएनबी में अपने अकाउंट खुलवा रखा है सर, और हम कहाँ पे बैठे हैं सर इस वक्त में? दिल्ली में, ठीक है जी। अब आपने सेल कर दी सर, ठीक है जी, कलकत्ता में, ठीक। अब होगा क्या, वहां पे पार्टी को पैसे देने आपको, अब वो क्या करेगा सर, पीएनबी तो कलकत्ता में भी होगा, तो वो नंबर में, उस नंबर, उस अकाउंट नंबर में सामने वाला पार्टी पैसे जमा करा देगा। अकाउंट नंबर आपका है तो पैसे किसके पास आ गए? आपके पास आ गए। तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए सर। बात समझ आ रही है सर? ऐसा भी, ये जरूरी नहीं यही होगा, और भी हो सकता है। मान लीजिए पीएनबी दिल्ली में किसी को पेमेंट देनी थी, गया, घंटों में पैसे जमा करा गया आपके अकाउंट में, ये भी हो सकता है। आ रही बात सुनने? भाई स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं ना, भाई डायरेक्ट कोई कस्टमर आपके अकाउंट में कैसे जमा करा सकता है पैसे, तो उसके तरीके बता रहा हूं मैं आपको कैसे करा सकता है। आपको एक आधे टाइम से ऐसा नहीं हो रहा, नहीं तो पीछे तो हर साल ऐसा हो रहा था कि पता चला जी कोई स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है पढ़ने के लिए, पेरेंट्स मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं सर, राजस्थान में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, और बच्चा यहाँ पढ़ रहा है दिल्ली में, किसी बार मामा ताऊ चाचा किसी के पास रह रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो चलिए जी वो मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि फीस तो पेरेंट्स पे करेंगे जनरली। तो क्या करते थे वो, कहते थे सर जी आप हमें अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम उन्हें अकाउंट नंबर बता देते थे, तो वो क्या करते थे वहां से हमें पेमेंट कर देते थे, डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे आ जाते थे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ कस्टमर इनटू बैंक। तो अगर ऐसा हुआ तो सर आप मानते हैं इस केस में पासबुक तो बढ़ जाएगी सर, जब तक हमें नहीं पता हमारी कैश बुक उतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से चीजों को हमें समझना है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं पासबुक में और किसमें, कैश बुक में। तो ये होगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, एनी कलेक्शन बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और सुनिए सर, आज मान लीजिए 1 मिनट के लिए बिजनेसमैन है सर, और वो बिजनेसमैन किसी के अंदर पैसे लगा रहा है, ठीक, ये बिजनेसमैन है सर, ठीक है जी। अब सर ये बिजनेसमैन अब ये पैसे लगा रहे हैं किसी कंपनी के अंदर। अब मान लीजिए सर ये कंपनी है कोई, और इस कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहा है सर। अब इन्वेस्टमेंट के रूप में सर शेयर्स खरीद सकता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मान लीजिए कुछ भी खरीद सकता है सर। ये सारा 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ये मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया सर, इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका मेन मोटिव रिटर्न का होता है, आपको इस पर रिटर्न आएगा। तो वो टाइम गया सर रिटर्न की, पहले कहते थे लाओ जी हम आपको चेक देंगे और आप अपने बैंक में जमा करना, पहले वो भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारी कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस है। वो कहेंगे जी आप हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हम अपने बैंक की पूरी डिटेल दे दीजिए। अब यूनिक नंबर है बैंक का, इसे अपने बैंक की डिटेल दे दी, ये मेरा बैंक पीएनबी, ये ऐसा पूरी डिटेल दे दी। अब इसका जो रिटर्न है वो रिटर्न अब ये कंपनी डायरेक्ट इसके बैंक में जमा करा देगी। उससे फायदा क्या होगा सर, हम कहते हैं सर सेव पेपर। अब पहले क्या होता था सर, ये इसको स्पीड पोस्ट से इसका जो भी डिविडेंड टैक्स बनता है सर वो चेक वगैरह भेजती थी, फिर ये इसके बैंक में जाता था जमा करने। तो सर वो स्पीड पोस्ट से पैसे फालतू लग रहे हैं, पेपर कट रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब चीजें बेकार में खराब हो रही हैं। इज दैट क्लियर? और आप बात को समझिए, मैंने तो शायद इससे कभी इन्वेस्ट किया नहीं, मेरे भाई ने बहुत इन्वेस्ट कर रखे थे पैसे से, और जब वो यहाँ से जो शिफ्ट हुआ, पहले वो शिफ्ट हुआ मुंबई के अंदर, तो उसके चेक पीछे से आते थे, तो वो कहता था देखो टाइम मिले तो मेरे बैंक में जमा कराइए पीएनबी के अंदर। मैं कहता था ठीक है। तो मैं देखता था कि उसके जो अमाउंट आता था बहुत मोटा मोटा, बहुत तगड़ा अमाउंट आता था सर उसका रिटर्न का। बताता हूँ क्या आता था, उसका रिटर्न का अमाउंट आता था 26 रुपए 75 पैसे, नहीं रुपीज लिखा है सर, 15 रुपए 70 पैसे, ऐसे अमाउंट आता था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ सर, जितनी पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि जो मेरा चार्ज था इंडिविजुअल का, वो 150 पर आवर था उस टाइम मेरा चार्ज। मैं अगर इंडिविजुअल को पढ़ाता था तो 150 रुपए घंटे लेता था, तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बात है। ठीक हो गया सर? अब मैं कहता यार मैं बैंक में जाऊंगा ये सारे जमा कराने, और मेरा टाइम लगेगा 1 घंटा मिनिमम, सर में तो नुकसान है, तो मैं जमा ही नहीं कराता था, मैं जमा नहीं कराता था। फिर वो इकट्ठे होते रहते थे, इकट्ठे होते रहते थे। अब तो 3 महीने का टाइम पीरियड है कि 3 महीने तक आपने बैंक में चेक नहीं जमा कराया तो सेल हो जाएगा, पहले 6 महीने का पीरियड था। आ रही बात में? तो जब इकट्ठे होते रहते थे, मैं इकट्ठा एक बार में क्या करता था, पता चलता 5-10 चेक होते थे, इकट्ठा जमा करा देता था। बात आ रही है सुनने? इज दैट क्लियर? तो अब
आपको क्या बता क्यों रहा हूं? बता मैं इसलिए रहा हूं कि सर पता चला 2675 पैसे, और पता लगा जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आ रहा होता था, और स्पीड पोस्ट पे स्टैंप लगी होती थी 50 रुपए। कुछ आ रहा है समझ में? कि पता चला था डिविडेंड से ऊपर तो सारे स्पीड पोस्ट के पैसे जा रहे हैं। तो कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है सोचिए, इस बात से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। तो कंपनी का चल भाई पीछे हटो ये सारी काम, उसने अपने बैंक की डिटेल दो दी, ये डिटेल है, सीधा पैसे आपके उसमें चले गए, कहानी ठीक होगा जी। तो अब ये सीधा आपका क्या हो गया, यहाँ पे पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। सर हमारे को कैश बुक पता ही नहीं था, हमारी कैश बुक इतनी है। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसी तरह से कुछ भी चीज अगर हमें करनी है तो हमें दिमाग से सोच के करनी है, दिमाग से सोचते करेंगे तो 100 के 100% हमारा जवाब ठीक होगा। चलिए, तो इस तरह से कोई भी डिविडेंड कलेक्ट किया या इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो दोनों सिचुएशन ही होगी सर, पासबुक बढ़ जाएगी हमारी और कैश बुक उतनी लगेगी। एनी डायरेक्ट पेमेंट, मैंने क्या कहा सर, मॉडर्नाइजेशन का टाइम है। हम बैंक वाले से कह रहे हैं भाई हम तो बुलक्कड़ हैं जी, तो हमने कहा जी हमारा बिजली का बिल पे करना है, भैया डायरेक्ट हमारे बिजली का बिल पे कर दिया कर, हमारा पानी का बिल पे कर दिया कर, हमारी लाइफ इंश्योरेंस है उसकी पेमेंट कर दिया कर। ऐसे ऑटोमेटिकली जो है हमने काफी सारी उसको गाइडलाइन दे दी, डायरेक्शन दे दी, तो डायरेक्टली कर दिया। बात समझ आ रही है? तो पता चला जी बैंक वाला डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है, इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा है, वाटर बिल पे कर रहा है, टेलीफोन कुछ ऐसे कुछ चार्जेस पे कर रहा है सर। आपने देखा होगा पीछे स्कूल में भी कहानी थी कि स्कूल की जो आपकी फीस जाती है तो वो आपसे एक बार इसी उसका फॉर्म भरवा लिया करते थे कि आपके बैंक से डायरेक्टली अपने आप आपके स्कूल की फीस चली जाएगी, ना फिर आप स्कूल वालों को कुछ करना, ना आपके पेरेंट्स को फिर कुछ करना। इज दैट क्लियर? चलिए जी, ताकि पेनल्टी ना हो, कोई कहानी ना हो। तो इन सभी सिचुएशन में जब डायरेक्ट पेमेंट हो गई तो रिजल्ट क्या हुआ, पेमेंट हो गई तो पासबुक कम हो गई। और यहाँ पे अगर बिजनेसमैन को नहीं पता चला तो सर कैश बुक तो उतनी है। बताइए सर, अब इससे ये क्लियर हुआ कि भाई हमारे यहाँ पे जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस हैं वो अराइज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से अब ये जो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं इस गैप को भरने को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आता है सर मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के। थोड़ा सुनना ध्यान से सर, दो तरीके हैं सर। क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट प्रिपरेशन अमेंडेड कैश बुक, और बैंक रिकंसिलिएशन विद प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक। आप सुनिए सर, जब आप रिकंसिलिएशन करने बैठोगे सर, हमने जो कैश बुक बना रखी है अपने बिजनेस की वो तो हमारे सामने होगी, ठीक है। आप बताइए सर, बैंक से बिगर पासबुक लिए क्या हम कुछ ये जो डिफरेंसेस है निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो यानी एक हमारे पास कैश बुक हो गई और दूसरी जगह हमारे पास क्या गई, पासबुक हो गई। अब हमने रिकंसिलिएशन निकालेंगे। अब देखो सर, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है सर? हम दोनों के अंदर टिक मारते हैं भैया, कौन कौन सी मैच कर रही है, जो हमने भी कर रखे हैं उन्होंने भी कर रखे हैं, तो जो बच गई वो बच गई ट्रांजेक्शन जहां पे कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है। इज दैट क्लियर? एक तरीका तो ये हो गया और हम उससे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो मैच कर गई वो कर गई, ठीक है, लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि जो पासबुक ने एंट्री कर रखी है और हमने नहीं कर रखी अपने पास, लेकिन हमारा किसी ने हाथ भी नहीं रोका, और हम कह रहे हैं अब नहीं करी तो अब कर लो। आ रही बात सुनिए? तो पता चला जो एंट्री हमने नहीं कर रखी वो एंट्री हमने अपनी बुक्स में कैश बुक में कर दी, तो उसको क्या नाम दिया गया, अमेंडेड कैश बुक। भैया आपने कैश बुक को क्या करा है, सुधारा है, कि जो उसमें एंट्री थी आपने नहीं करी आप कर लो। जैसे जैसे कि अभी जो हमने डिफरेंसेस दिखा रहे थे सर, ये डिफरेंसेस दिखा रहे थे हम, ये डिफरेंस दिखा रहे थे, तो मैंने कहा अगर मान लीजिए पासबुक ने कोई गलती कर दी तो क्या आप भी गलती करोगे? नहीं, तो सॉरी इसको कुछ नहीं कर सकते हम। अगर लेकिन हमने कोई गलती कर दी हो तो ठीक कर सकते हैं, तो भैया आपने ट्रांजेक्शन देख लिया, आप अपनी गलतियां ठीक कर लो कैश बुक में। तो अब यानी कि इसमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि जो उन्होंने करके ठीक, तो आपने जो गलती कर दी आपने गलती ठीक कर दी। फिर जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर रखी है केवल, और पासबुक ने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो आप पासबुक वाले से पूछती होना, तो भैया तू भी रिकॉर्ड कर, तो आप वेट करोगे उसके लिए। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, कोई चार्जेस है, इंटरेस्ट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, ये सब कुछ है, तो ठीक है ना, तो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर रखा ना, तो भैया रिकॉर्ड कर लो। तो आप मेरी बात को समझिए, जो ये डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस में जितना हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो फिर तो बैंक रिकंसिलिएशन में डालने की जरूरत नहीं है ना, उसे बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। इज दैट क्लियर? तो अमेंडेड कैश बुक की कहानी केवल तभी होगी जब वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले वाली विदाउट अमेंडेड कैश बुक। बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि रियल लाइफ में अमेंडेड कैश बुक पे जाना चाहिए।
कि भाई जब हमारे को दिख रहा है कि पासबुक में कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है और हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो रिकॉर्ड कर लो ना उसे। तो अभी डिटेल में अमेंडेड कैश बुक में आपको दोबारा फिर से रिपीट करूंगा। चलिए, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पीछे जो ज्ञान था वो ज्ञान हमारे पास दोबारा हमारे को ध्यान होना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब हम बनाएंगे तो हमें पता है सर कैश बुक और पासबुक दो बैलेंस है। कैश बुक हमारे अकॉर्डिंग, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, पासबुक बैंक वालों के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। चलिए, अब सर बैलेंस तो दो ही होंगे, फेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल या अगेंस्ट, तीनों में से कुछ भी कह लो। फेवरेबल का मतलब है सर पॉजिटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बोल लो, ओवरड्राफ्ट बोल लो, अगेंस्ट बोल लो, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है जी, दिमाग को जोड़ डालिए सर। अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो बिजनेसमैन के लिए मैंने कहा अगर मान लीजिए पॉजिटिव बैलेंस है और मैंने कहा सर ये बिजनेसमैन है, और अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बैलेंस है, एक मिनट के लिए, बैलेंस पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या है, एसेट्स, और एसेट्स के लिए बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अनफॉर्चुनेटली अगर माइनस है तो पे करना है बैंक वालों को, तो क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है। तो बोलिए सर बात समझ आती है कि अगर फेवरेबल है तो एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस हो गया, और अगर मान लीजिए अनफेवरेबल है तो लायबिलिटी हो गया, नहीं क्रेडिट हो गया। बात समझ आ रही है, क्लियर। ठीक, अगला देखिए जो, अब आती है हमारी अगली कहानी सर पासबुक। अगली कहानी किस चीज की, हमारी पासबुक की। तो अब जरा ध्यान करिए सर, पासबुक क्या है सर, बिजनेस वाले तो बैंक वाले, बैंक वाले है ना सर। अब बैंक वालों के हिसाब से सुनिए सर, आप बैंक वालों के लिए हम ऐसा बना देते डब्बा, ठीक है ना, ऐसा ही बनाते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बिजनेस के लिए मैं हमेशा ऐसा बनाऊंगा फिगर, बैंक वालों के लिए हम ऐसा फिगर बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब सर फिर दो बातें कि पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। ठीक है जी, अब अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक वालों की तो लायबिलिटी है, अब क्यों नहीं पे करना है बिजनेसमैन को, तो पॉजिटिव बैलेंस है तो ये क्या होगी सर, लायबिलिटी, और नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट, ये होगी सब उनके लिए एसेट्स कि भैया बिजनेसमैन से पैसे लेने हैं। अब अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट, और एसेट्स हो गया तो क्या हो गया, डेबिट। यानी कि बैलेंस पॉजिटिव ही है लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो एसेट्स है डेबिट, लेकिन वही बैलेंस बैंक वालों के लिए, पासबुक वालों के लिए क्रेडिट। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है तो क्रेडिट, लेकिन यही नेगेटिव बैलेंस बैंक वालों के लिए एसेट्स है कि उनको पैसे लेने हैं, तो क्या हो गया, डेबिट। बोले सर यहां तक समझ आती है, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन। चलो फ्रेंड्स, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, अगली क्लास के अंदर हम इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करने शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।